नमस्कार। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का बिजनेस स्टैटिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी कक्षा में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के माध्य ज्ञात करना सीखा। गणितीय माध्य, स्थिति संबंधी माध्य, वाणिज्यिक माध्य आदि कई प्रकार के माध्यों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। सांख्यिकी माध्य समंक श्रेणी के केंद्रीय प्रवृत्ति के रूप में अत्यंत उपयोगी माप हैं। एक समंक श्रेणी के पद मूल्यों के आकार में परस्पर बहुत अधिक भिन्नता होती है। इसी वजह से माध्यों की सहायता से उस समंक श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप किया जाता है। तो यानी हम पढ़ भी चुके हैं कि माध्य जो है एक प्रतिनिधि मूल्य, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के रूप में होता है, परंतु माध्यों से इस बात का पता नहीं चल पाता कि समंक माला के विभिन्न पद मूल्यों का उसके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से कितना अंतर है। यानी माध्यों की सहायता से समंक माला की बनावट का अथवा समंक माला में समंकों के बिखराव, पद मूल्यों का अंतर और औसत से दूरी का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसके कारण कई बार अत्यंत भ्रामक निष्कर्ष निकल जाते हैं। तो इस समस्या से दूर होने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए कि केवल केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो है वो परिपूर्ण नहीं है। इन्हीं मापों के आधार पर, अगर हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर अगर निष्कर्ष निकालते हैं तो कई बार त्रुटि रह जाती है और भ्रामक परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। तो समंक माला की बनावट, समंकों का फैलाव, बिखराव, इसके बारे में अध्ययन करने के लिए हम अपकिरण का उपयोग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी अपकिरण ही है। आज हम अपकिरण का अर्थ और परिभाषा के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अपकिरण जो है उसका मतलब है भिन्नता, बिखराव या प्रसार, फैलाव, मदों के अंतर की सीमा। डिस्पर्सन इज इक्वल टू वेरिएशन, स्प्रेड, स्कैटरनेस, एक्सटेंट टू विच आइटम्स वेरी। ये एकदम विलोम है, अपोजिट है किसके? एकरूपता बराबर संगति बराबर स्थिरता बराबर संगत, यानी अपोजिट टू यूनिफॉर्मिटी इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू स्टेबिलिटी एंड इज इक्वल टू इक्विटेबल। तो ये अपकिरण के शाब्दिक अर्थ जिसको हम कह सकते हैं कि अपकिरण क्या है? समंकों का बिखराव है, समंकों का फैलाव है, समंकों की बनावट के बारे में या समंकों की बनावट का माप अगर हमें ज्ञान करना है, औसत से समंकों की दूरी ज्ञात करनी है, तो हमें अपकिरण ज्ञात करना होगा। अपकिरण का जो उदाहरण आपके एक स्क्रीन पर भी आपके आएगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 4 पारियों में निम्न रन बनाए। एक पारी में 150 रन है, दूसरी पारी में 0 रन है, तीसरी पारी में भी 0 रन है और चौथी पारी में 10 है। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने ये रन बनाए हैं।
अगर इन रनों का औसत निकाला जाए तो औसत के आधार पर उसके अंक, औसत अंक जो आते हैं वो 40 आते हैं, यानी माध्य जो आता है वो 40 आता है। अब दूसरा क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने भी 4 पारियों में क्या रन बनाए हैं? 30 रन बनाए हैं, 50 रन बनाए हैं, 20 रन बनाए, 48 रन बनाए हैं। इस प्रकार से इसका अगर औसत देखा जाए तो वह आता है 37। और दोनों औसत के आधार पर, अगर दोनों खिलाड़ियों के औसत के आधार पर निर्णय लिया जाए तो पहला खिलाड़ी अच्छा है, क्योंकि उसका औसत 37 से अधिक 40 है, यानी दूसरे खिलाड़ी का औसत 37 है जबकि इसका औसत 40 है। परंतु यह निष्कर्ष गलत होगा, क्योंकि उसके रन बनाने में विचलन अधिक है, उसके खेल में अस्थिरता है। जैसा देखने से स्पष्ट हो रहा है कि एक पारी में वह जो है 150 रन बनाता है, जबकि दूसरी और तीसरी पारी में 0 पर आउट हो जाता है, और चौथी पारी में केवल मात्र 10 रन बनाता है। हम कह सकते हैं कि इसके समंकों में भिन्नता, फैलाव, बिखराव जो है बहुत ज़्यादा है, जबकि दूसरा खिलाड़ी जो है जो 30 रन, 50 रन, 20 रन, 48 रन बनाता है, यानी उसके समंकों में विचलन जो है कम है। तो जबकि पहले खिलाड़ी पे विश्वास नहीं किया जा सकता और दूसरे खिलाड़ी पर विश्वास किया जा सकता है, भले ही उसका औसत कम है। तो औसत, ऐसी स्थिति में औसत के आधार पर लिया गया निर्णय गलत साबित हो सकता है। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल जो है इसी में आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और उसी से एक कहावत भी बनी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक परिवार के 5 सदस्यों की ऊंचाई इंच में जो है निम्न प्रकार से है और उन्हें एक नदी पार करनी है। एक परिवार के जो सदस्य हैं उनकी औसत जो ऊंचाई है, यानी ए जो है 55 इंच है, बी की 44 इंच है, सी की 40 इंच है, डी की 60 इंच और ई की 51 इंच है। ये औसत, अगर इन परिवार के 5 सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात की जाए तो 50 इंच आती है। 250 डिवाइडेड 5, यानी माध्य जो आता है 50 इंच आता है। और नदी उसको पार करनी है। नदी में 5 अलग अलग स्थानों पर ली गई गहराई का जो है माप है वो इस प्रकार है कि 20 इंच, 38 इंच, 42 इंच, 47 इंच, 13 इंच। इसका औसत जो आता है वो आता है 32 इंच, यानी 160 में अगर 5 का भाग देते हैं तो आता है 32 इंच। तो अगर माध्य के आधार पर हम देखें तो परिवार के सदस्यों की औसत ऊंचाई जो आती है वो 50 इंच आती है, और नदी की जो गहराई है उसकी जो औसत आता है वो 32 इंच आता है। तो अगर औसत के आधार पर अगर निर्णय लिया जाता है, परिवार के सदस्यों का औसत 50 है, नदी की औसत गहराई जो है 32 आती है, तो इसको देखते हुए नदी पार करने का अगर निर्णय लिया जाता है तो क्रम से बी जो है जिसका 47 इंच पर और सी जो है वो 42 इंच पर जो है डूब जाएंगे, यानी माध्य के आधार पर लिया गया निर्णय गलत होगा। क्योंकि बी व्यक्ति जो है जिसकी ऊंचाई 44 इंच है वह 47 इंच पे जाएगा, डूब जाएगा। सी व्यक्ति जिसकी ऊंचाई 40 इंची है वह अगर 47 पे जाएगा या 42 पे जाएगा तो वहां पर वह डूब जाएंगे। यानी माध्य के आधार पर निर्णय लिया गया वह जो निर्णय होगा गलत होगा। औसत ऊंचाई 50 आ रही है लेकिन नदी की औसत गहराई 32 आ रही है। औसत परिवार के सदस्यों का औसत अधिक है, नदी की गहराई का औसत कम है, लेकिन चूंकि एक जगह जहां 47 इंच गहरी है नदी, वहां पर 40 और 44 इंच के जो व्यक्ति हैं बी और सी वो दोनों डूब जाएंगे। तो यहां पर सदस्यों की न्यूनतम ऊंचाई और नदी की अधिकतम गहराई को ध्यान में रखना चाहिए। क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सदस्यों की न्यूनतम ऊंचाई और नदी की अधिकतम गहराई को हमें ध्यान में रखना चाहिए।
अर्थात श्रेणी के माध्यों के अलावा समंक श्रेणी में समंकों का बिखराव या श्रेणी की रचना एवं स्वरूप, पद मूल्यों का माध्यों से अंतर आदि की पूरी जानकारी आवश्यक है। इसके अभाव में वही स्थिति हो जाएगी हमारी कि जहाँ पर नदी के 47 इंच की गहराई पर 40 और 44 इंच वाले व्यक्ति की ऊंचाई वाले व्यक्ति जो है डूब जाएंगे। तो समंक श्रेणी में केंद्रीय मूल्यों से समंकों का बिखराव या फैलाव, इसके माप को अपकिरण का माप कहा जाता है। या हम दूसरे अर्थ में इसको जो कह सकते हैं कि जब समंकों के सभी मद केंद्रीय प्रवृत्ति के समान न हो तो प्रत्येक मद का केंद्रीय प्रवृत्ति से यानी माध्य से अंतर या विचलन का माप ही अपकिरण है। प्रोफेसर बावले ने जो परिभाषा दी है वो तो बावले के मतानुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है। अपकिरण पदों के विचरण का माप है। डिस्पर्सन is the measure of the variation of the items। अपकिरण का जो प्रयोग है दो अर्थों में किया जाता है। श्रेणी के न्यूनतम और अधिकतम मूल्य के विस्तार या सीमा विस्तार के रूप में हम जिसको कह सकते हैं। दूसरा, श्रेणी के माध्य से विभिन्न पद मूल्यों यानी एक्स वैल्यूज के विचलनों के रूप में, यानी श्रेणी के पदों की माध्य से दूरी, औसत से दूरी, यानी श्रेणी के जो विभिन्न पद मूल्य है उनकी औसत से दूरी। तो इस प्रकार से अपकिरण का जो अर्थ है वो दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो सीमा विस्तार के रूप में, रेंज मेथड्स के रूप में। दूसरा, श्रेणी के पदों की माध्य से दूरी। अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माध्य भी कहा जाता है। अपकिरण के द्वितीय प्रयोग से स्पष्ट है कि पहले समंक श्रेणी का माध्य ज्ञात करना होता है, फिर उस ज्ञात किए गए माध्य से मूल पदों के विचलन लेने को अपकिरण कहा जाता है। हम क्या करते हैं, हम पहले समंक श्रेणी का जो माध्य है, औसत है, वो ज्ञात करते हैं और फिर जो माध्य हमने ज्ञात किया उससे जो श्रेणी के मूल पद हैं, ओरिजिनल जो वैल्यूज हैं, उनसे विचलन लेते हैं और इस विचलन लेने को अपकिरण कहा जाता है। इसलिए केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापों को प्रथम श्रेणी के माध्य, एवरेजेस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, यानी फर्स्ट ऑर्डर एवरेज कहलाते हैं। जो हम पहले माध्य ज्ञात करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति जो ज्ञात करते हैं, उनको हम फर्स्ट ऑर्डर एवरेज कहा जाता है। जबकि अपकिरण के माप को द्वितीय श्रेणी के माध्य, एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम पहले समंक श्रेणी के माध्य ज्ञात करते हैं और फिर उन माध्यों से विचलन लिया जाता है, माध्यों से विचलन लिया जाता है। तो इसको हम द्वितीय श्रेणी के माध्य, अपकिरण के जो माप है वो द्वितीय श्रेणी के माप कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी तरह समझें। देखें, कई बार छोटा प्रश्न भी आ जाता है एग्जाम्स के अंतर्गत कि अपकिरण को द्वितीय श्रेणी का माप माध्य, अपकिरण के माप को द्वितीय श्रेणी का माध्य क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि पहले समंक श्रेणी के माध्य ज्ञात करना होता है और वो प्रथम श्रेणी के माध्य कहलाते हैं, क्योंकि हमने पहली बार उसको माध्य किया। फिर माध्य से मूल पदों का विचलन लिया जाता है और उस विचलन लेने को अपकिरण कहा जाता है। इसलिए अपकिरण के माप को हम द्वितीय श्रेणी के माप कहते हैं। तो अपकिरण के जो माप का उद्देश्य भी यही है कि माध्य की विश्वसनीयता की जांच, विचरण या अपकिरण मापन से चूंकि ये ज्ञात हो जाता है कि माध्य किस सीमा तक सभी समंकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह माध्य की विश्वसनीयता को निर्धारित करता है।
दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों के बीच में विचरणता, वेरिएशन जिसको हम कह सकते हैं, या परिवर्तनशीलता का तुलनात्मक अध्ययन जो है हम अपकिरण के आधार पर कर सकते हैं। अपकिरण का जो माप है सांख्यिकी मापों, अन्य सांख्यिकी मापों जैसे सहसंबंध, प्रतीपगमन, सांख्यिकी अनुमान, इन्फ्रेंस इत्यादि के प्रयोग को सुगम बना देता है। चूंकि विचरण या अपकिरण मापन का उद्देश्य विचरण की प्रकृति और कारण ज्ञात करना होता है, अतः स्वयं विचरण पर नियंत्रण किया जा सकता है अपकिरण के आधार पर। अपकिरण जो है एक व्यापारिक औद्योगिक संस्थान की प्रगति के मूल्यांकन में सहायक होता है। किस्म नियंत्रण का जो प्रमुख आधार है वो अपकिरण होता है। तो ये कुछ जो उद्देश्य थे, या जिसको हम इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, अपकिरण की इम्पोर्टेंस के बारे में हम बता सकते हैं। इनके आधार पर अपकिरण के माप की आवश्यकता जो है हम दो प्रकार से भी देख सकते हैं कि जब माध्यों में समानता हो किंतु श्रेणी की बनावट में भिन्नता हो। जब माध्यों में समानता हो कि यानी कुछ श्रेणी के अगर विभिन्न प्रकार की श्रेणियां लेते हैं और उनका अगर माध्य निकालते हैं उनका, तो उस समय औसत सभी का समान आ सकता है, लेकिन उनमें वेरिएशन हो सकता है, विचलन अपकिरण हो सकता है। या दूसरा, जब श्रेणी के बनावट एक समान प्रतीत होती हो लेकिन माध्यों में समानता नहीं हो। श्रेणी की बनावट जो है वो एक ही समान आ रही है लेकिन उनके माध्यों में अंतर हो सकता है, माध्यों में समानता हो सकती है। तो उस दोनों स्थितियों के अंतर्गत जो है हम अपकिरण के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपकिरण के जो निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप है या मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन यानी अपकिरण के विभिन्न मापों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप इसी को अच्छी तरह देखें, समझें और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।